आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद अवैस हकीम और मैं हूं अवैस। लास्ट टाइम पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्या होती है, एटम क्या होता है। वहाँ पर एक एग्जांपल आई थी सोडियम क्लोराइड की, आम नमक की। तो मैंने ये बात की थी कि ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम जो है क्लोरीन से मिला हुआ होता है। सोडियम अकेला जो है वो नहीं रहना पसंद करता, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर रहना पसंद करता है और क्लोरीन भी सोडियम के साथ मिलकर रहना पसंद करती है। हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि सोडियम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम एक एटम है और ये एक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन और सोडियम इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात हो रही थी कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ कैसे मिला, कैसे इकट्ठे रहना इन्होंने शुरू किया। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की। तो हमने कहा था एटम के स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि इकट्ठे क्यों रहते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये इन्होंने सोडियम और क्लोरीन ने आपस में क्या किया है, रिएक्ट किया है। सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके आपस में एक बॉन्ड बना के रह रही हैं। तो पहला सवाल ये होता है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन का बड़ा आसान सा आंसर है, वो ये है कि टू बिकम स्टेबल या टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए या स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इस फॉर्म में स्टेबल है, तो अनस्टेबल फॉर्म या लेस स्टेबल फॉर्म से मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो इसी तरह एक एटम भी अनस्टेबल फॉर्म से या लेस स्टेबल फॉर्म से एक मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो एक एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्ट करता है दूसरे एटम से। स्टेबिलिटी किस तरह गेन करता है? स्टेबिलिटी इस तरह गेन कर सकता है कि अगर डिफरेंट लॉज आए, डिफरेंट रूल आए। हमारे पास दो रूल हैं, एक है डुप्लेट रूल और एक है हमारे पास ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल हमें ये कहता है कि अगर एक एटम अपने फर्स्ट शेल के अंदर, एक ऐसा एटम जिसमें हो ही एक शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। और ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम जो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सोडियम और क्लोरीन के ऊपर कि क्या ये स्टेबल, सोडियम अपनी अलग हालत में एलिमेंटल स्टेट में स्टेबल है या नहीं है। सोडियम की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं? 11 और 23 इसमें मैस नंबर है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है सोडियम का न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 11 और न्यूट्रॉन लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किए थे 12 है। अगर लास्ट टाइम की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, या आप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, अब चलें मैं 3 शेल बना लेता हूँ। अब इस शेल में मैं इसमें हम पुट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझाने के मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग पुट किया है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करके एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? शेल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हों वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। उसको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी मैंने 11 फिल करने हैं। मैंने पहले शेल के अंदर, जिसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि के शेल है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए 2। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन मैंने पुट करने हैं किस शेल के अंदर? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, जिस रूल के तहत हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल फाइंड कर सकते हैं। वो है 2n², जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ शेल। भी कौन सा शेल की बात हो रही है? तो अगर ये पहला शेल है तो हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमारे पास 2 आंसर आता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे पहले शेल के अंदर। इसी फार्मूले के तहत अगर हम कैलकुलेशन करें तो दूसरे शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से भी शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से भी शो कर सकते हैं एक ऑर्बिट, एक शेल के अंदर। शेल बेसिकली होते हैं एनर्जी लेवल्स। तो मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 10 हो गए हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, यानी 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस हमने फिल कर दिए। 11 हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना पड़ेगा। मैं उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर देता हूँ। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं, ये सोडियम क्या इस स्टेट के अंदर स्टेबल है?
देखिए डुप्लेट रूल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, इसमें तो फर्स्ट शेल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ डुप्लेट रूल हम फॉलो नहीं कर सकते। हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? आखिरी शेल, आखिरी जो एनर्जी वाला शेल होता है उसे कहते हैं वैलेंस शेल, और उसमें हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसे कोई भी नहीं देगा। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो अब ये वाला वैलेंस शेल बन जाएगा ना एल शेल। तो जब एल शेल वैलेंस शेल होगा तो अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये शेल ही खत्म। जब ये शेल खत्म तो वैलेंस शेल ये वाला एल, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये स्टेबल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए हुआ क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए इलेक्ट्रॉन की तादाद में कुछ फर्क आ गया है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैंने यहाँ 11 इसलिए लिखा है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें एक कम हो गया। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम देखें तो इसमें बेटा 11 ही प्रोटॉन्स हैं, यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 11 नेगेटिव चार्जेस हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इस केस में इसके पास 11 प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम कहें कि 10 पॉजिटिव चार्जेस से 10 नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज तो बच जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ शो करते हैं। तो मतलब यह है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है तो सोडियम एलिमेंटल स्टेट से एक आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक आयन बन गया। ये क्या बन गया? आयन। अब आयन क्या होता है? जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आयन बन जाएगा, या गेन करेगा तो वो आयन बन जाएगा। तो अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेगा तो उसे बोलेंगे केटाइन। और केटाइन की निशानी क्या है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको आसानी से नजर आ रहा होगा। जैसे सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, क्योंकि वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को लूज कर देगा। ये बड़ा सखी बंदा है, ये कहता है भाई ले लो कोई बात नहीं है। तो दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? एनाइन। एनाइन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब हम बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। मैं यहीं पर क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 35.5 इसका मैस नंबर होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ये इसके प्रोटॉन कितने आ गए? 17। इसके न्यूट्रॉन कितने आ गए? यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएंगे। और इसके पहले शेल में, दूसरे शेल में और तीसरे शेल में थोड़ा सही नहीं बना रहा है, एग्जैक्ट बनाने चाहिए, कोई बात नहीं, समझने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। दूसरे शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। और हैं इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 17 हैं। तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन मुझे और फिल करने पड़ेंगे। तो मैं वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वैलेंस शेल में फिल कर देता हूँ। तो इस केस में इसका वैलेंस शेल कौन सा है? इस केस में इसका वैलेंस शेल जो है वो L है। ये K है, L है, M है, सॉरी M है। M वैलेंस शेल है और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो स्टेबल हो सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम। ये जैसे सोडियम करीब से गुजरने लगता है, कहता है हेलो बात सुनना, कहता है क्या बात है, कहता है यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। सोडियम कहता है यार कोई नहीं, मुझे वैसे नहीं चाहिए, ले लो आप। तो सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ये जो भी इसके करीब से गुजरेगा ये उसको कहेगा हेलो बात सुन ले, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन का सवाल है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हेलोजन। ये एक ग्रुप ऑफ क्लास से बिलोंग करता है जिन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस, क्योंकि ये हेलो हेलो करते रहते हैं सबको। और सोडियम मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड हेलोजेंस टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। सोडियम के क्लोरीन का केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन के पास 7 प्रोटॉन और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। अब इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 17 तो प्रोटॉन है ना,
इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 18। ये देखें यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 नहीं 18, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जो किसने दिया था, सोडियम ने दिया था। अब इस केस में देखें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब 17 प्रोटॉन्स यानी 17 पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे 17 नेगेटिव चार्जेस से। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस 18 हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनाइन बन गया। एनाइन की एग्जांपल में लिखता हूँ क्लोरीन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर एनाइन बन जाएगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और ये भी एक एनाइन बन जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 बना सकता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, पोटेशियम नाइट्राइड भी। अच्छा, हमने बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड कैसे बना। तो हमने ये कहा कि एटम रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि स्टेबल हो जाएं। और स्टेबल किस तरह होंगे, डुप्लेट रोल या ऑक्टेट रोल। डुप्लेट रोल कहता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ के आ गए स्टेबल। इसकी एग्जांपल मैंने नहीं दी, एग्जांपल देते हैं। हीलियम बहुत ही स्टेबल चीज़ है, लास्ट हमने लेक्चर में इसकी बात की थी। हीलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक गेन कर देता है, तो वो भी स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेट रोल की बात करें तो ऑक्टेट रोल कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस शेल आखिरी शेल को कहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का वैलेंस शेल m है, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो इसको 7 तो कोई नहीं देगा। ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देता है, तो इसके पास पीछे वाला जो शेल है एल शेल, ये अब वैलेंस शेल बन जाता है। और इस वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और एज कम्पेयर टू क्लोरीन को देखें तो उसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से हुआ है, एक मेटल से एक हैलोजन की तरफ, एक मेटल से एक नॉन मेटल की तरफ। हैलोजन्स आर नॉन मेटल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर है, सोडियम ने दे दिया, कभी भी वापस नहीं मांगेगा सोडियम। सोडियम कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो वैसे एक्स्ट्रा था, मैंने आपको दे दिया। क्लोरीन भी कभी उसको देने वाला नहीं है, क्लोरीन को एक चाहिए था, वो लेके स्टेबल हो गया है। अब अपोजिट चार्जेस इसके ऊपर आ गए हैं, इसलिए ये इकट्ठे मिलके रहते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बन गया भाई, सोडियम ने क्लोरीन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन इतना खुश हो गया कि सोडियम कहा भाई आज से हम एक दोनों साथ ही रहेंगे, दोस्त हैं पक्के। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया जो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है मैंने अभी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है। द बॉन्ड which is formed between 2 ions। ions कैसे बनेंगे, complete transfer of electron from one atom to another, from one atom to another। बेस्ट एग्जांपल आपने अभी देखी, सोडियम क्लोराइड, from one atom to another। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग बॉन्ड है इसके दरमियान, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, एटम कैसे रिएक्ट करते हैं, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं। एक बात रह गई कि जो आयनिक बॉन्ड है ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कोशिश मैंने की है कि आपको हर चीज़ इसमें क्लियर कर दूं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कोई थोड़ी सी भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, कोई नई चीज़ आपको पता चली है, कुछ फीलिंग्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।